Hello friends, welcome again on my YouTube channel. So, I have already uploaded the first part of AP class 10th mathematics yesterday, and today we will what will you do? We will solve some questions from exercise 5.1 NCERT textbooks mathematics, and after that we will introduce the concepts of the next exercise, that means exercise number 5.2 of NCERT mathematics. The topic will be the nth term of an AP. Okay, so let's start the video. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये दूसरा पार्ट है और हम लोग कल एपी के बारे में पढ़ चुके हैं कि एपी क्या होता है. ओके, फर्स्ट टर्म किसको बोला होता है, लास्ट टर्म किसको बोला होता है, ठीक है. और हम लोग पढ़े हैं कॉमन डिफरेंस के बारे में, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है. एग्जाम्पल से हम लोग समझे हैं. एपी डैट मीन्स इट इज़ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स. Okay, it is the list of a number in which the difference of two consecutive terms are constant. That is called AP. It forms an AP. Okay, तो आज हम लोग एक्सरसाइज, आई हैव टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक्स के. तो उसको देख लेते हैं. एक्सरसाइज नंबर 5.1 NCERT. ठीक है, रफली मैं सॉल्व कर देता हूँ बिकॉज जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके पास मैथमेटिक्स बुक तो होगा या फिर मोबाइल तो है ही. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल. ओके, सो 5.1 में जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. मतलब बताना है कि कुछ सिचुएशंस दिया है सेंटेंस बना करके और आपको बताना है कि क्या वो एपी फॉर्म कर रहा है और अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है. ठीक है, इसका रीज़न भी बताना है. सही सी बात है कि अगर कुछ सीक्वेंस दिख गया तो फटाक दे बोलेंगे कि यस इट फॉर्म्स एन एपी, राइट. जैसे पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. एक टैक्सी फेयर है, ठीक है. बोल रहा है उसका जो फेयर है उसका भाड़ा ₹15 है, ₹15 है. बट जैसे जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, फिर जैसे जैसे आप किलोमीटर आगे और बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे बोला गया है कि 8 रुपया जो एडिशनल किलोमीटर उसमें बढ़ते जाएगा, 8 रुपया बढ़ते जाएगा. आपके जो किराया है उसमें से 8 रुपया आप बढ़ाते जाइए आगे आने वाले किलोमीटर में. मतलब इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर 15 रुपया है पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया बोल रहा है, 15 रुपया है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है. तो फिर अगर इसमें एक ऐड करेंगे तो आगे वाला टर्म आएगा 2 किलोमीटर, ठीक. तो फिर 2 किलोमीटर का बोल रहा है कि इस रुपया में आप 8 रुपया और ऐड कर दीजिए, 8 रुपया ऐड कर दीजिए, ठीक है. तो 8 रुपया ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 23 रुपये, ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट किलोमीटर पर आइए, अगले डिस्टेंस के लिए, अगले 1 किलोमीटर के लिए, तो उसमें हमने 1 किलोमीटर और ऐड कर दिया तो हो गया 3 किलोमीटर. और फिर हमने इसमें कितना ऐड कर दिया, 8 रुपया और ऐड कर दिया, 8 रुपया और ऐड कर दिया तो 23 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपये, ठीक है. तो अगर हम इसको A1 की तरह रिप्रेजेंट कर दें, दैट मीन्स AP में, तो A1 का वैल्यू हो गया 15, ठीक. A2 का वैल्यू हो गया 23 और A3 का वैल्यू हो गया 31. तो यहाँ से हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या ये एपी में है कि नहीं. हाँ, एपी में है, क्योंकि एक इस लिस्ट ऑफ नंबर में हम एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आगे आने वाला नंबर हमको ऑब्टेन हो जा रहा है, ठीक है. एक कांस्टेंट नंबर को ही ऐड किया जा रहा है. स्वाभाविक बात है, हम डी निकाल कर चेक कर लेते हैं. अगर डी निकालिएगा तो 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8 ही होगा, स्वाभाविक है. उसका भी निकालिएगा डी, इसका भी अगर देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है. डी इक्वल टू 31 माइनस 23, ये भी कितना हो जाएगा, 8. सो इट फॉर्म्स एन एपी. ये एपी फॉर्म कर रहा है. क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट ऐड किया जा रहा है, ठीक है. एक प्रीसीडी टर्म्स में हम प्रीवियस नंबर में कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो आगे आने वाला टर्म्स हमको मिल रहा है. तो ये स्वाभाविक बात है ना कि एपी के डिफिनेशन में तो हमने यही पढ़े हैं कि द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट है सो इट फॉर्म्स एन एपी, ठीक है. एक और बात, मतलब पहले वाले टर्म को छोड़ करके, पहले वाले टर्म को एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म लिखाते हैं, मतलब फर्स्ट वाले टर्म को, इसमें तो कितना नंबर ऐड हुआ है क्योंकि इसके पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं, स्टार्टिंग तो यहीं से किए हैं. तब ये नहीं बोलेंगे इसको छोड़ करके बाकी आगे आने वाले टर्म्स में हम 8 जोड़ते जाएँ तो ये एपी फॉर्म कर रहा है. सो
दैट विल इट फॉर्म्स एन एपी। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time, ठीक है। एक सिलेंडर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर। एक सिलेंडर है ऐसा कुछ, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम है भी, ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम भी है। जो अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर प्रेजेंट है, बोल रहा है क्या कि व्हेन अ वैक्यूम पंप, यदि वैक्यूम पंप से हम उस एयर के बचे हुए पार्ट्स को रिमूव कर दे टाइम बाय टाइम अगर हम रिमूव करते जा रहे हैं, तो बताइए क्या ये एपी फॉर्म करेगा कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो भी हो गया, फर्स्ट वाले में अगर मान लेते हैं कि टोटल एयर इसमें कितना है वी, तो अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो यहाँ पे एक और सिलेंडर आ गया, ठीक है। तो इसमें कितना सिलेंडर हो गया, तो इसका 1/4 पार्ट, V का टोटल एयर है इसका 1/4, तो V का 1/4 कितना हो जाएगा, मतलब हमने V माना है टोटल एयर इसमें कंटेंट कितना कर रहा है V, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 V, ठीक, 1/4 V। और बोल रहा है कि वैक्यूम पंप से रिमूव करने के बाद जो एयर बच रहा है वो टाइम बाय टाइम हमको ऐड करते चलना है। तो भी है और ये 1/4 भी पार्ट हम तो इसमें टोटल कितना बच गया, तो इसमें से टोटल में से ये 1/4 भी हमको रिमेनिंग करना होगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो v माइनस 1/4 भी, इसको सेपरेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4v माइनस 1v कितना हो जाएगा 3v/4, सेपरेट किया है, यानी कि इसके अंदर आ गया आपका 3v/4, ठीक है। फिर आगे वाले पार्ट में जाते हैं, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वाला सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, तो वही बात, इसका अब इसका हम लेंगे 3v/4 का 1/4 इसमें से लेकर के और सेपरेट कर देंगे, ठीक है। 3v/4 का अब इसका 1/4 निकालेंगे, 3v/4 का इसका 1/4 निकाल कर और सेपरेट कर देंगे v में से, ठीक है। तो 9v/16 करके कुछ आएगा, फिर उसको सेपरेट करेंगे। तो आई थिंक जब आप इसको आप करेंगे ना आगे, तो आई थिंक ये मतलब एपी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे खुद देखा कि इसका 1/4 निकाल कर और फिर हम पहले वाले टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट नंबर में हम ऐड नहीं करेंगे, जब कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे तो आगे वाला टर्म्स नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर होगा नो, इट डज नॉट फॉर्म्स एपी। आगे का आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक अमाउंट ऑफ मनी इज कंपाउंड इंटरेस्ट का तो पता है ना, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो ऐड होता है, तो ये तो जनरली है कि इसका तो एपी फॉर्म करेगा ही नहीं। फॉर्मूला क्या होता है आप पढ़े होंगे, अमाउंट निकालने का P इंटू 1 + R/100, R/100 का पावर T या N, रेट टाइम कितना दिया जा रहा है अमाउंट निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। P इंटू 1 + R/100 × T। इसमें बोला है कि इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 डिपॉजिट किया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8%। तो आप खुद से सोचिए कि अगर प्रिंसिपल, ये 4 नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि प्रिंसिपल यदि 10,000 है और 1 प्लस रेट बोला है 8/100, ठीक है। टाइम मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। फिर अगले सेकेंड ईयर के लिए 10,000 ही रखेंगे, ये सब सेम होगा, 1 + 8/100 ही होगा, बट अगले सेकेंड के लिए 2 हो गया, मतलब टाइम हमने 2 ईयर कर दिया। इसी तरह से आगे प्रोसीड करेंगे, और तो आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमने पावर 1 के यहाँ पे पावर सीधे 2 हो गया, फिर इसके नीचे जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों के बीच का जो नंबर है, अगर जो डिफरेंस निकालेंगे, क्या ये कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट नहीं होगा। सो इट विल ऑल्सो नॉट फॉर्म एन एपी, तो इसका भी आंसर हो गया 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी एनसीईआरटी का सॉल्व करा देता हूँ आफ्टर डैट, ठीक है। आफ्टर डैट इफ़ यू ऑल्सो हैव डाउट, फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, सो यू कैन send me the questions through email, otherwise in description box, sorry, it's my mistake. 2,
राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, ठीक है। तो कुछ डिफिकल्ट वाला ले लेते हैं, फ्रैक्शन वाला जो दिया हुआ है, A इजकल टू -1 D इजकल टू 1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, A इजकल टू दिया हुआ है -1 और D का वैल्यू दिया हुआ है, D का वैल्यू है 1/2। तो आपको AP फॉर्म करना है और फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है ना कि इस वाले नंबर में हम लोग ये आगे इसमें इतना ऐड करते जाएंगे तो हमको AB मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है -1, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग क्या, कितना 1/2, तो ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। नहीं शायद A दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म मिल जाएगा A2। तो इसको चलिए ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 और +1, तो ये हो जाएगा -1/2, ये A2 हो गया। उसी तरह से A3 निकालना है, तो A3 निकालना है तो क्या दिक्कत है, A2 आई गया, उसमें D जोड़ दीजिए, मतलब -1/2 में हम फिर D ऐड कर देंगे 1/2, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से A4 निकाल देंगे, 0 में हम ऐड कर देंगे कितना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0/2, सॉरी 1/2, गलती हो गया, 1/2। तो हमने लिख दिया A1 हो गया -1, A2 हो गया -1/2, A3 हो गया 0 और A4 हो गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब दिए गए AP का फर्स्ट टर्म्स लिखिए और कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, डेसिमल वाला ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर, ठीक है। क्या दिया हुआ है 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है। डॉट डॉट आगे आपको बताना है क्या, बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो यही होगा ना 0.6, ये तो साफ बात है, इसका फर्स्ट टर्म्स हो गया 0.6। अब इसका D निकालना है तो D निकाल दीजिए, D निकालना है, अगर AP है तो इसको सपरेट कर दीजिए, 1.7 में से सपरेट कर देंगे 0.6, तो 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1.1, तो D आ गया 1.1। ध्यान से देखिए, सब में 1.1 ऐड किया है, इसमें 1.1 ऐड किया तो 1.7 आया, फिर 1.7 में 1.1 ऐड किया तो 2.8 आया, फिर 2.8 में 1.1 ऐड किया तो 3.9 आया, ऐसे आगे आप बढ़ते जाएंगे और ये AP फॉर्म करेगा, ठीक है। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द फॉलोइंग आर APs, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा AP है, और यदि AP फॉर्म कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 मोर टर्म्स लिखिए। तो पता करना है कि कौन से AP में है, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन बनाया जाए, चलिए ये बनाते हैं। 1, 3, 9, 27 9 नंबर दिया हुआ है। आपको इसको छोड़ के अगर और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। 1, 3, 9, 27। अब आपको बताना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो सबसे अच्छा चीज़ है ना कि हम लोग इसका D निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में D आपका आ रहा है 3 - 1, कितना हो गया 2। सेकेंड टर्म में D आ रहा है कितना 9 - 3, कितना हो गया 6। तो स्वाभाविक बात है कि यह AP में नहीं है। दिस टर्म इज़ नॉट इन एन AP, ठीक है। तो इसका आंसर तो यहीं पर 9 हो गया, ये तो AP में है ही नहीं, ठीक है। एक और देख लेते हैं। 10 नंबर है A, 2A, 3A,
कमा 4a डॉट 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 डॉट। अब हमको पता करना है कि ये ए पी में है कि नहीं है, तो फिर इसका भी डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालिएगा तो 2a माइनस ए कितना हो गया, ए हो गया। फिर दूसरे केस में डी निकाल लेते हैं तो 3a माइनस 2a कितना हो गया, ए। 4a माइनस 3a कितना हो गया, ए, यानी कि ये ए पी में है। ठीक है, क्योंकि हम a में a ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा, फिर 2a में a ऐड करेंगे 3a आ जाएगा, 3a में a ऐड करेंगे तो 4a आ जाएगा, तो ये ए पी में है। तो इसका d निकल गया, da आ गया, और 3 टर्म्स इसका निकाल दीजिए, और नेक्स्ट इसका 3 टर्म निकाल दीजिए। तो नेक्स्ट 3 टर्म 4a है, तो नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा 5a, 6a और 7a। ये आंसर हो गया। ठीक है, और एक दिया है √3, √6, √9, नहीं ये तो एपी में नहीं है, ये तो एपी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस का सेम ही नहीं है। √9 का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये भी एपी में नहीं होगा। a स्क्वायर a क्यूब नहीं, ये भी एपी में नहीं, ये तो रेशियो कॉमन डिफरेंस बराबर है, रेशियो बराबर कर रहा है। ठीक है, ये तो जीपी हो गया, और जीपी तो हमको पढ़ना नहीं है, जीपी पढ़ना है 11th क्लास में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए, आई थिंक दिस विल बी क्लियर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं 5.1 से, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक देख लेते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म। ठीक है, जैसे किसी एपी को लिखने का कैसे तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर एपी में है, हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, फिर 23 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये तो एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म 7 है, तो ऐसे ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ठीक, तो अगर हम A1 की बात करें तो इसमें पहला टर्म जो है वो है आपका 7, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है 11। जनरली इसको हम क्या लिखेंगे कि AP है आपका, A की वैल्यू है 7, और इसमें मैंने D जोड़ दिया। अगर हमने इसमें D जोड़ दिया तो A2 मिल गया, सही। हमने इसमें A1 में D ऐड कर दिया तो हमको A2 मिल गया। D ऐड करने का मतलब ये हुआ कि हमने 7 में 4 ऐड कर दिया तो 11 मिल गया। यही तो AP है ना, यही AP है। अच्छा, तो फिर अगर हमको A3 निकालना हो तो A3 निकालना हो तो A3 निकालना है तो A2 की वैल्यू कितनी आई है, 11। तो A3 निकालना हो तो A2 में अगर हम D ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस तो फिर A3 मिल जाएगा। तो A2 का वैल्यू है 11 और D का वैल्यू है 4, तो फिर हमको मिल गया 15। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस A2 को चाहें, इस A2 को हम चाहें तो ये लिख सकते हैं A प्लस D, और फिर ये वाला D लिखा हुआ है, A प्लस D और फिर ये वाला D लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरे को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। यानी कि A3 निकालना हो तो A प्लस 2D हम लोग सकते, मतलब एक टर्म सब्ट्रैक्ट करके, कम करके, ये 3 है तो 2 कर करके और D से मल्टीप्लाई करके और पहले टर्म में जोड़ दीजिए तो तीसरा वाला टर्म आपको ईजिली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो और देख लीजिए, अगर मान लीजिए A4 लिखा हुआ है तो A4 का मतलब क्या हुआ, A4 का मतलब हुआ कि A3 में हमने D ऐड कर दिया, तो A3 की वैल्यू कितनी आई है, A3 की वैल्यू है ये 15, हमने इसमें 4 ऐड कर दिया तो हमको मिल गया 19। तो क्या A3 की जगह पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ A प्लस 2D, फिर वहाँ निकालें, फिर D इजिकल टू 19। तो इसका मतलब ये है कि 2D में D ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, एक टर्म कम जो आ रहा है AP, A प्लस 3D इजिकल टू 19। तो ऐसे अगर मान लीजिए पूछ दिया कि बताओ, ऐसा ही टर्म दिया, बता दिया AP में है तो बताइए इसका 25वां टर्म क्या होगा, सीधे हम लोग तब तो उसके लिए ऐड करते करते ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते चलेंगे और 25 तक जाएंगे
तब जाके आंसर निकालेंगे। तो इसका कोई बेस्ट तरीका, मतलब इसी को ऑब्जर्व कर करके निकाला गया कि अगर हम इसको आगे बढ़ते जाएं तो ऐसे ऐसे करते करते nth टर्म तक पूछ देगा। तो nth टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करते करते पूछते पूछते nth टर्म तक कर देगा। तो nth टर्म को कैसे लिखेंगे, तो nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, an, मतलब जहाँ तक भी जाना है वहाँ तक जाइए। an इज इक्वल टू a प्लस, और एक कम कर देना है, n में से एक घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ अगर चौथा टर्म है तो चौथे टर्म में 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि एक प्रीवियस वाला टर्म आ रहा है और उसमें d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया nth टर्म ऑफ एन ए पी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया nth टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन ए पी। अब इसकी मदद से आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, डैट विल बी इजी। ठीक है, फॉर टुडे that is enough. In next portion we will solve some questions from exercise 5.2 NCERT textbook, and after that we will introduce about the concepts of next exercise 5.3 in AP. Okay, still now, thank you very much for today.